गुड मॉर्निंग 10th क्लास। वर्कशीट नंबर 30 चल रही है हमारी। अब डेट है 18 सितंबर। टॉपिक हमारा भी चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद में हम जो देख रहे हैं वो क्रमिक विकास हम देख रहे हैं। तो नागरिक संहिता लग गई, अधिकार उदारवाद मिल गया लोगों को। फिर 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। रूढ़िवाद कहते किसे हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, रूढ़िवाद होता है जिसकी विचारधारा पुरानी है, पुराने विचारों से जो प्रभावित हैं वो उसको बदलना नहीं चाहते, वो उनको ऐसे कैसे ही रखना चाहते हैं। 1815 में नेपोलियन की हार हो गई, यूरोप की सरकारों का झुकाव रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। जब नेपोलियन हार गया, जिसने आचार संहिता लगाई थी, इसकी हार के बाद जो यूरोप की सरकारें थी वो फिर से पुराने ढर्रे पर चलने लगी। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी और तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। उन्होंने ये सोचा कि एक साथ बदलाव की बजाय धीरे धीरे विकास किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन किया गया, जिसे कांग्रेस कहा गया, का आयोजन किया गया वियना में। ठीक है, इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया। ये नाम आप याद कर लेना, ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो आपसे एक नंबर पूछा जा सकता है, वियना संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1815 में। और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी ये हम आगे देखेंगे। 1815 की वियना संधि की विशेषताएं: फ्रांस में बुर्बोन राजवंश की पुनर्स्थापना हो गई। पहले राजतंत्र था, फिर संविधान आधारित शासन हो गया क्रांति के बाद, लेकिन वापस से बुर्बोन राजवंश की स्थापना हो गई। जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि यूरोप में एक फिर से जो पुरानी विचारधारा थी उसको एक नया रूप देकर कायम करना। फ्रांस ने उन इलाकों पर से अधिकार खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। फ्रांस की सीमा बढ़ाने के लिए नए राज्यों की स्थापना की गई। ये हमारी वियना संधि की विशेषताएं हैं, आपसे नंबर में पूछा जा सकता है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये इसकी पिक्चर दे रखी, हो सकता है कि नंबर में आपसे पिक्चर देकर पूछ लिया जाए कि ये कौन है। इनका जन्म हुआ 15 मई 1773 को। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था, यदि फ्रांस जीते, ये स्टेटमेंट आपको लिख के आ सकती है कुछ पेपर में, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो आप जिसे याद कर लेना, यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये इसने दी थी, ड्यूक मेटरनिक ने। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना और पुराने राजतंत्र रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब नेपोलियन हार गया उसके बाद फिर से रूढ़िवादी शासन व्यवस्था शुरू हुई रूढ़िवादी शासन व्यवस्था शुरू हुई, तो ड्यूक मेटरनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद है जुसेप्पे मैत्सिनी। ये है पिक्चर, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जन्म हुआ 1807 में जेनेवा में। कुछ समय पश्चात एक कार्बोनेरी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्होंने 1831 में देश निकाला दे दिया। उन्होंने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहले संगठन के सदस्य बने थे, फिर दो और अपने संगठन बना लिए। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम से दो संगठनों की स्थापना की। मैत्सिनी पर राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया। मतलब ये नहीं चाहते थे कि राज्य का शासन हो। उसके प्रजातांत्रिक सपनों में रूढ़िवादियों के मन में भय बढ़ गया। वो प्रजातंत्र चाहते थे, जिससे जो रूढ़िवादी लोग थे, जो पुरानी शासन व्यवस्था के फेवर में थे, उनके मन में डर हो गया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिक मैंने पढ़ाया वो रूढ़िवाद के फेवर में था, और ये दूसरे मैत्सिनी जो थे रूढ़िवाद के खिलाफ थे। प्रजातंत्र के फेवर में थे और वो रूढ़िवाद के फेवर में। क्वेश्चन देख लेते हैं। वियना संधि की विशेषताएं बतानी है। मेटरनिक की भूमिका। मेटरनिक ने दूसरे मैत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना? किस सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं? रूढ़िवाद की बात करते हैं। रूढ़िवाद के खिलाफ थे मैत्सिनी। नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? नेपोलियन के बाद यूरोप में क्या क्या बदलाव आए, ये आपको बताना है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में इतना ही, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।